Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum to all of students. Welcome to our channel Study Good. As you know that कि हमने अपने लास्ट सेक्शन में अपना गैस का जो चैप्टर है उसको कंप्लीट किया था, तो आज हम अपने न्यू चैप्टर की आगाज करने वाले हैं, दैट इज लिक्विड। अब लिक्विड को अगर हम पीएमडीसी के अकॉर्डिंग डिस्कस करना चाहें तो पीएमडीसी आपको सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में वो क्वेश्चंस आस्क करता है। प्रॉपर्टी, अब लिक्विड की क्या ही प्रॉपर्टीज होंगी, वो क्या क्या पूछ सकता है इसके बारे में, लाइक दे विल आस्क अबाउट द वॉल्यूम एंड द शेप। तो एज यू नो दैट लिक्विड्स हैव नो definite shape but they have definite वॉल्यूम। लिक्विड्स का कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता, बट उसका आप बोल सकते हो पर्टिकुलर वॉल्यूम जरूर होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपने गैस की प्रॉपर्टीज में। तो इसके अलावा और क्या है, और इनके पास है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अच्छा, इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो क्या है आपके पास? इंटरमोलिकुलर वो आपके पास क्या है? सिग्निफिकेंट, यानी कि ना ज्यादा कम, ना ज्यादा वीक, ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और जैसा कि आपको पता है वीकेस्ट या ना होने के बराबर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके अंदर होती हैं? ऑफ कोर्स ये गैसेस के अंदर। और स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसके अंदर होती हैं? योर सॉलिड्स के अंदर। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है किसकी, स्पेशली लिक्विड्स की, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा और क्या है लिक्विड की प्रॉपर्टीज? लाइक डिफ्यूजन। इनकी जो डिफ्यूजन है, क्या इसके अंदर डिफ्यूजन पॉसिबल है? यस, डिफ्यूजन इज पॉसिबल। इनके अंदर डिफ्यूजन भी होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन, अट्रैक्शन किसके दरमियान? मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इनकी अट्रैक्शन होती है, दैट्स व्हाई डिफ्यूजन भी यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ आप बोल सकते हो कि जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कोलाइजन होती है, ठीक है, कोलाइजन की वजह से भी डिफ्यूजन पॉसिबल है। और दूसरी बात, एक और चीज हमारे पास यहाँ पर प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज आवर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, जो कि हमने डिस्कस भी की थी। इंट्रामोलिकुलर, अब आपको अगर पता हो कि दो मॉलिक्यूल, अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर कोई मॉलिक्यूल, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं, तो उन दोनों के दरमियान क्या होंगी? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इन द केस दे आर फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर कंपाउंड, तो जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आपके पास फोर्सेस होंगे उन्हें हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। अब इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी भी है हमारे पास, दैट इज आवर कंप्रेसिबिलिटी। क्या? ये कंप्रेस भी हो सकते हैं। इनके पास एक और प्रॉपर्टी भी मौजूद है, दैट इज योर कंप्रेसिबिलिटी। इसके अलावा अगर हम बोलें कि ये, अगर हम इसकी एग्जिस्टेंस की बात करें कि नेचर में कितना एबंडेंट है, एबंडेंस की बात करें तो ये सबसे लो, अगर आप बोले लो, इनकी जो मौजूदगी है, लो एबंडेंस इस स्टेट की, स्टेट ऑफ मैटर, ये जो स्टेट ऑफ मैटर है आपके पास लिक्विड, उसकी सबसे ज्यादा लो एबंडेंस है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, आई होप ये प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत आपके अंदर माइंड के अंदर फिट हो चुकी होंगी। अब हमारे पास नेक्स्ट अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करने के लिए क्या टॉपिक रह गया? दीज टू फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर एंड
इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। दो इन दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर और भी ज्यादा वेरिएशंस आती हैं, तो उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके फर्क की बात करें, अगर हम आप सपोज कर रहे हैं एक वाटर का मॉलिक्यूल है आपके पास, दिस इज ऑक्सीजन, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गई। ये दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हमने कंसीडर कर लिए। अब इन दोनों के दरमियान ये जो आप प्रॉपर शीट देख रहे हो, ये आपके पास है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो, ये आपके पास है इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। आई होप आपका एक विजन इन माइंड में क्रिएट हो चुका होगा कि अब हम बेसिकली डिस्कस करने में क्या वाले हैं। सबसे पहले अगर हम अपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की दरमियान बात करें, इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर यानी इन बिटवीन, और इंट्रा यानी विदिन। फर्क है देखिए दोनों के अंदर, बिटवीन यानी दरमियान, विदिन यानी उनके अंदर। ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक तो ठीक है। अब इनके अंदर बेसिकली कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं? लाइक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर आपके पास आ जाती है आयन डाइपोल। इसके बाद अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो आपके पास कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्डिंग। और इसके अलावा अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर बात करें तो आपके पास आ जाती हैं और डीडीएफ, डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस। इसके अलावा अगर आप बात करो तो ये है यहाँ पर आपके पास लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस भी मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर और आयोनिक बॉन्ड मौजूद है, समटाइम्स यू कॉल मेटालिक बॉन्ड, ठीक है, मेटालिक बॉन्ड भी लिख देते हैं, मेटालिक। तो ये सारे के सारे बॉन्ड जो हैं वो आपके इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या इंट्रा? ऑफकोर्सली सबसे पहली एक जनरल थिंग आप यहाँ पे याद रख लो, जनरल, ओके। इट इज में हम किसकी बात कर रहे हैं? जनरली, यानी स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर चेंज हो सकती हैं। जनरली दे आर वीकेस्ट और जनरली दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के अंदर बात करें तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है आपके पास सबसे ज्यादा जनरली वीकेस्ट है, और जो आयन डाइपोल है आपके पास वो जनरली आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है अमंग द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सॉरी। तो आपने ये भी याद रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो डिसाइड करता है कि स्टेट कौन सा बनने वाला है। क्या डिसाइड करता है ये? डिसाइड द स्टेट ऑफ मैटर। यानी क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर? देखिए, हमने जैसा कि डिस्कस किया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं दो कंपाउंड के दरमियान अगर वो वीक हो तो वो गैसेस हैं, इन केस अगर वो सिग्निफिकेंट हो तो वो लिक्विड है, अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो तो वो सॉलिड है। तो किसने डिसाइड किया कि सॉलिड जो आगे स्टेट बनने वाली है वो कौन सी है? तो वो हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं जो डिसाइड करती हैं। अब दूसरी बात, ऑन द अदर हैंड इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस क्या डिसाइड करेंगे? डिसाइड द नेचर ऑफ मैटर। मैटर जो है वो आपके पास किस नेचर में एग्जिस्ट करता है? फॉर सपोज वो आयनिक कंपाउंड है या फिर आपके पास मेटालिक कंपाउंड है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ऑफ कोर्स ये आपके इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस डिसाइड करती हैं।
इसके अलावा अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो भी आपकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस डिसाइड करती हैं कि ये फिजिकली किस तरह से होगा, ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड करती है। ऑन द अदर हैंड जो आपके पास इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी वो कंपाउंड केमिकली किस तरह से बनने वाला है, किस तरह से उसकी शेप होने वाली है, वो कौन डिसाइड करेगा? ऑफ कोर्स भी आपका इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस। इसके अलावा अगर हम वैलेंस शेल की बात करें तो ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है इनका कोई कंसर्न नहीं है विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नो कंसर्न विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये कंसर्न रहते हैं, कंसर्न विथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इनका ताल्लुक है, आप ऐसे बोल सकते हो किसके साथ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ। क्योंकि आपको पता है कि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की भी काफी सारी हमारे पास प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, एज यू नो दैट। अब यहाँ तक तो हमने इसका ओवरव्यू देख लिया। व्हाट अबाउट इट्स हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में जो हमारे पास बॉन्डिंग्स मौजूद हैं, इसमें से स्पेशली आपके पास काफी ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। सो लेट्स डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज सेपरेटली। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में सबसे पहली अगर आप फोर्स बोलो तो आपके पास कौन सी हम डिस्कस करने वाले हैं? डाइपोल फोर्सेस, ये आपके पास सबसे पहली फोर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। अब डाइपोल यानी अगर हम इस वर्ड को तोड़ें तो डाई यानी टू, पोल यानी टू एंड्स, यानी डाइपोल टू पोल्स या टू एंड्स, ठीक है। अब ये किस तरह की फोर्सेस होंगी? वो फोर्स जो दो एंड्स को आपस में जोड़े, किस तरह से आप इसको डिफाइन करोगे? लेट्स सपोज एग्जांपल, एक डायएटॉमिक एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है? ये हाइड्रोजन का एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को देखोगे, ये इलेक्ट्रॉनिक फील्ड को देखोगे तो ये सेम है। ओके जी, समझ में आ गई। आप एक और डायएटॉमिक ले लो, फॉर सपोज यू हैव ऑक्सीजन, इसकी आप इलेक्ट्रॉनिक फील्ड को देखो तो ये भी सेम रहेगी। व्हाट अबाउट HCl? आप उसके ऊपर नोट करोगे कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है वो कुछ इस तरह से बनेगी। एक पोल पर वो छोटी सी, एक पोल पर वो बड़ी बनती जाएगी। तो आप इस तरह कुछ इसको यूं भी लिख सकते हो कि जहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वहां पर वो इलेक्ट्रॉन पार्शियली नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहे हैं। यहाँ आप इसको इस तरह भी डिफाइन करते हो कि अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा? ऑफ कोर्स ये क्लोरीन की तरफ, क्योंकि ये दोनों बाउंडेड हैं थ्रू अ कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड, ये सारा बॉन्डिंग का हमारे पास अलग से चैप्टर है, तो हम यहाँ पर अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अभी हमारा टॉपिक क्या है? डाइपोल फोर्सेस। ओके जी, डाइपोल, क्या आपने यहाँ पर टू पोल्स देख लिए? नजर आ रहे हैं आपको टू पोल्स? तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को कंटिन्यू करें, लाइक क्लोरीन, फिर आपके पास हाइड्रोजन, फिर आपका क्लोरीन, और इन दोनों के ऊपर, एक के ऊपर पार्शियली नेगेटिव, एक के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव। अब इन दोनों के दरमियान जो आप फोर्सेस देख रहे हो, बेसिकली ये क्या है आपकी? दीज आर एक्चुअली द डाइपोल फोर्सेस। इसके अलावा अगर हम बाहर की फोर्स की बात करें तो ये एक दूसरे के साथ 4 to 10 किलो जूल पर मोल के साथ अटैच है, और ये आपकी क्या है? डाइपोल फोर्सेस। दो एंड्स के बीच में जो फोर्सेस मौजूद हैं उन्हें हम डाइपोल फोर्सेस बोलते हैं।
इसके अलावा अगर आप कोई और एग्जाम्पल सपोज कर लो, लाइक यू हैव अ क्लोरोफॉर्म, आप एक क्लोरोफॉर्म ले लो, एग्जाम्पल नंबर 1 क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं हम, CH Cl3। इसके अलावा और भी आपके पास है लाइक क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इसके अलावा ब्रोमोफॉर्म। तो आप अभी ले रहे हो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो यहाँ पर कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, इसके 3 एंड पर क्लोरीन, फिर से बॉन्डिंग, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन। इन दोनों के ऊपर आप देखोगे कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और इनके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर पार्शियली। अब आप देख सकते हो ये दो एंड्स हैं, इन दोनों एंड्स के दरमियान जो फोर्सेस आपके पास मौजूद हैं, ऑफ कोर्सली इट इज योर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब अगर हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो आप किस तरह से लिखोगे? एक्चुअली इट ऑपरेट्स, सबसे पहले ये किसके अंदर पाई जाती है? इट ऑपरेट्स इन polar molecules। मार्क माय वर्ड्स, आई होप कि आप डाइवर्ट ना हो रहे होंगे। ये किसके अंदर, पहली बात तो हमने डिस्कस किया किसके अंदर पाई जाती हैं ये फोर्सेस, ये बेसिकली आपके पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर ये फोर्सेस पाई जाती हैं। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। इसके अलावा अगर हम इसके इफेक्ट की बात करें तो बेसिकली इसका जो इफेक्ट है it is 1% effective, just 1% effective as compared to the covalent bonding। अगर आप इसको कोवलेंट बॉन्डिंग से अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो इसका इफेक्ट जो है वो आपके पास जस्ट 1% टू एज कंपेयर टू द कोवलेंट बॉन्डिंग है। और आपको पता है कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हमारे पास सबसे ज्यादा एक्टिव फोर्सेस हैं इंटरमॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। इसके अलावा अगर हम इसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की बात करें, अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में आपके पास क्या क्या आ जाता है? डायनेमिक प्रॉपर्टीज, तो इसके अंदर आपके पास सपोज बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, आपका मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है। इसके अलावा और आपकी फोर्सेस आ जाती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इसके अलावा आपका मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन आ जाता है, लाइक मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसके अलावा मोटर हीट ऑफ सब्लिमेशन आ जाता है आपके पास। और ये सारी प्रॉपर्टीज आपके पास क्या है? ये सारी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं। तो जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं ये आप याद रखिएगा कि इट इज डायरेक्टली proportional to the dipole dipole forces, यानी जितनी ज्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी उतनी ज्यादा आपके पास थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज मौजूद होंगी। किसके अंदर? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, यानी कि उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। यानी कि सारी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली अगर आप देखो तो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के ऊपर। ठीक है, अब अगर हम इसके फैक्टर्स की बात करें, एग्जाम हमसे मोस्टली फैक्टर्स के बारे में आस्क करते हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। सबसे पहला फैक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स, वो इसको मोस्टली अफेक्ट करती है। एज यू नो दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन between the
आपको पता है कि एक एटम के दरमियान उसके न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन के दरमियान जितना उसका डिफरेंस होता है उसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। सिंपल लफ्ज। अब ये दोनों चीजें, ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस तरह इफेक्ट करेंगी, यानी जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना ही कम उसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं। अगर आप बोलो तो बॉइलिंग पॉइंट जो है, अगर हम देखें, क्योंकि वो भी एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी एक एटम की जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतने ज्यादा उसके उतने कम उसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस मौजूद होंगी। यानी अगर आप एग्जांपल ले लो, HCl की हम एग्जांपल ले लें। HCl की आपको पता है कि 0.9 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये 0.9 टाइम्स कम होगी इसकी क्या, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। इसके अलावा और कौन इसको अफेक्ट करता है? ऑफ कोर्सली आपकी इंटरमोलिकुलर जो दूसरी फोर्सेस भी मौजूद है ना आपके पास एक ही एटम के अंदर, वो भी इसके अफेक्ट करती है। इंटर मोलिकुलर फोर्सेस भी इसको अफेक्ट करती हैं। अब ये किस तरह से अफेक्ट करेंगे? लाइक डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आएगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के दरमियान, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से जो डिस्टेंस आता है एटम के दरमियान, वो डिस्टेंस जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन? आपके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो वो आपको एक कैरेक्टर दे रही है, एक इफेक्ट डाल रही है अपना डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के ऊपर। तो यहाँ तक था हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब इसमें से एमसीक्यूज किस तरह बनेंगे? लाइक दे विल आस्क यू अबाउट द रिलेशनशिप्स बिटवीन द प्रॉपर्टीज एंड मॉलिक्यूल। और इसके अलावा आपने और एक चीज क्या याद रखनी है कि मोस्टली आप अपनी अगर टेक्स्ट बुक उठाकर देखोगे तो उसमें तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई है, शो की हुई है। आपने बस वो याद रखनी है, एक चीज वो याद करनी है और दूसरा इनके रिलेशंस रखने याद अपने माइंड में। और तीसरी चीज आपने मोस्ट फेमस कंपाउंड उनके आपने फॉर्मूलाज विद देयर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस याद रखने हैं। अब डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस, बेसिकली ये हमारे पास सेकंड फोर्सेस हैं। अब ये क्या है? ये डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस क्या है? इसे हम बेसिकली आप डीबायर फोर्सेस के नाम से भी जानते हो, क्योंकि ये हमारे पास जो डीबायर साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये फोर्सेस हमें इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो ये फोर्सेस उनके नाम से भी ज्यादा मशहूर हैं। अब इंड्यूस्ड का मतलब क्या होता है कि आप इंड्यूस्ड करवा दो। अब डाइपोल यानी टू एंड्स वाले मॉलिक्यूल के अंदर आप कोई और ऐसी चीज इंड्यूस करवा दो। कोई ऐसी चीज क्या इंड्यूस करवाओगे? ऑफ कोर्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आप जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके पास, उनको अगर आप इंड्यूस करवा दो पोलर के अंदर, तो फिर जो उनके अंदर जो फोर्सेस होती हैं, अब वो जाहिर सी बात है कि खुद से तो नहीं होंगे ना। मैन नॉन पोलर molecules are induced in polar molecule। फिर जो फोर्स होगी इनके दरमियान वो आपके पास होती है डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस। यानी कहने का मकसद क्या है? आप इसको इस तरह कंसीडर करो कि जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल है आपके पास, लेट्स सपोज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर जैसा कि आपके पास है कार्बन, हम ले लेते हैं हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, एक क्लोराइड का मॉलिक्यूल। दीज आर पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इनके अंदर आप कोई भी नॉन पोलर ऐड कर दो, लाइक नियोन गैस। नियोन आपको पता है एक आपके पास नोबल गैस है जो कि आपके पास नॉन पोलर है। अब इसके अंदर आप ये फिक्स करवा दो, अब क्या होगा इसको हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या होगा। बट
अब ये खुद से, पहली बात तो ये खुद से अंदर जाएगी नहीं, इसको जबरदस्ती आपने फोर्स अप्लाई करके अंदर डाला है, ठीक है। अब जब ये अंदर चली गई है तो खुद के मॉलिक्यूल्स को ही ये रिपेल करके ये उसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। तो वो फोर्सेस जो कि इनको इंड्यूस करती है, इनको जबरदस्ती करके इनको अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर नॉन पोलर को भी ऐड करवाती है, तो ऐसी फोर्सेस को हम बेसिकली डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस बोलते हैं। अच्छा, ये पहली बात तो हमने इसकी प्रेजेंस की बात कर ली कि ये नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद हैं और ये किस तरह करवाती हैं एक दूसरे को। अब सपोज कर लें आपके पास ये नियॉन का एक एटम है, ठीक है, ये उसका नियॉन का दूसरा आइटम, आपने फॉर आपने इतने सारे आपने एक अमाउंट में लिया होगा ना, एक एक एटम तो आप डाल नहीं सकते, तो आप जब देखोगे कि जब आप उसको फोर्स अप्लाई करोगे तो वो जो है ना, इसका एक साइड ज्यादा भारी हो जाता है, एक साइड ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, एक साइड पॉजिटिव हो जाता है। इसको हम बेसिकली डिस्कस करते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस में, लेकिन हम अभी थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की है। तो ऐसी फोर्सेस जिसकी वजह से आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दो, तो वो है आपके पास डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस, या आप उन्हें डी बाय फोर्सेस भी बोलते हो। तो स्टूडेंट, जो थर्ड फोर्सेस हैं आपके पास वो है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब ये क्या है? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दीज आर द इंस्टेंटेनियस डिस्पर्जन, आप बोलो इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्सेस बोलो यार, डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। तो ये आपके पास इंस्टेंटेनियस यानी उस लम्हे के अंदर एक लम्हा होता है जिसके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस आपके पास प्रोड्यूस्ड होती हैं, ठीक है। या आप इनको एक और नाम भी देते हो और वो क्या है आपके पास? These are the short range forces। ये आपके पास जो फोर्सेस है ना, ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं, यानी इनकी रेंज जो है वो काफी लंबी नहीं होती। These are the short range forces। अब हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है जनरली गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीकेस्ट होती हैं, और हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे ज्यादा वीकेस्ट हम लेते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब हमारे पास टू थ्योरीज आ जाती हैं, आप बोले या टू स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। एक पहली स्टेटमेंट हमें बताती है कि हीलियम का एटम अगर आप सपोज कर लो, सबसे पहला जो नोबेल गैस है आपके पास, आपको पता है नोबेल गैसेस, तो आप इसको अगर रोटेट करोगे तो ये कुछ इस तरह बन जाता है, इसका एक साइड ज्यादा नेगेटिव एक साइड ज्यादा पॉजिटिव बन जाता है। या सम अदर स्टेटमेंट इज कि अगर आपके पास एक हीलियम का एटम है, सडनली उसको क्रॉस करते हुए दूसरा हीलियम का एटम जब पास आउट होगा, ये क्या है? ये दूसरा हीलियम का एटम है। अब ये पहले वाले को तो पोलर करेगा, दूसरे वाले को भी ये पोलर करता हुआ जाएगा क्योंकि ये स्पीड से उसके पास से गुजरा है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही हो। अब ये जो जनरल वीक फोर्सेस हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, these are what? These are generally weakest forces। अब मैं यहाँ पर वर्ड बार बार जनरली यूज कर रही हूँ। आर यू ऑब्जर्विंग दिस? यानी कि जनरल अगर स्पेसिफिक कंडीशन अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो ये फोर्स जो है वो आपके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस भी बन सकती हैं। नाउ डिस्कस हाउ। अब इस हीलियम के मूवमेंट या बोल सकते हैं हीलियम के डिस्पर्ज होने की वजह से, डिस्पर्जन हुई है ना यहाँ पर, तो डिस्पर्जन की वजह से वो जो दूसरा मॉलिक्यूल था आपके पास, यहाँ बोल सकते हो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल आपके इंस्टेंट एक लम्हे के लिए वो एक पोलर मॉलिक्यूल बन चुके हैं।
अब इनसे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं है इस लम्हे में, इस इंस्टेंट के अंदर। ये जो है ये ओनली, अच्छा ये कितनी देर के लिए स्टे करेंगे? दिस इंस्टेंट विल स्टे ओनली फॉर 10⁻⁻12 सेकेंड। 10⁻⁻, यानी इतने छोटे से लम्हे के अंदर अंदर, यानी उस तक ये फोर्सेस जो है आपके पास वो सिर्फ स्टे करेंगी, इसके अलावा फिर इस फोर्सेस ने उड़ जाना है। आई होप आपको ये बात थोड़ी बहुत क्लियर हो चुकी होगी। अच्छा, अगर हम इसके प्रेजेंस की बात करें, किसकी? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस की। तो बेसिकली इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ये प्रेजेंट होती है आपके पास ऑल टाइप ऑफ, हर मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रेजेंट हो सकती है ना, कि जरूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर नॉन पोलर की एग्जांपल ले ली तो नॉन पोलर के अंदर, बल्कि ये पोलर्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकती है। अब आपके पास यहाँ क्वेश्चन अराइज करते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल है, बताएं HCl कंसीडर कर लेते हैं, क्या इसके अंदर कौन सी फोर्सेस हैं? फॉर सपोज आई हैव अ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज प्रेजेंट इन द HCl एलिमेंट मॉलिक्यूल? आपके पास ऑप्शन में है डाइपोल इंड्यूस फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हम कैंसिल कर दें, वहां पर लिख दें ऑल ऑफ दीज, तो आप किसको पिक करोगे? ऑफ कोर्स ये ऑल ऑफ दीज, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास एक से ज्यादा फोर्सेस भी मौजूद हो सकती हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बोले कि ये जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस है ये बेसिकली सिग्निफिकेंट है, किसके अंदर सिग्निफिकेंट है? इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। ज्यादातर इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो आपके पास मौजूद है उनके अंदर ये ज्यादा से ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अब इसके आपको पता है, हम फैक्टर्स की बात करते हैं, ये किस फैक्टर्स पर ये डिपेंड करती है? किन किन फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस को? सबसे पहली बात, जो आपके पास साइज है किसका? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो फॉर्म हो रहा था ना हमारे पास, लाइक दिस इज HCl मॉलिक्यूल, तो इनके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो फॉर्म हो रहा था, तो ये जो है ये उसकी वजह से भी अफेक्ट होती है। किस तरह से? कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है ना, आपको पता होगा कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जो है आपके पास, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन जो है आपके पास वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर आप इनवर्सली बोलो तो जो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरी बात, एटॉमिसिटी। एटम, जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो भी इसको अफेक्ट करते हैं। एटॉमिसिटी यानी कि जितने भी नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल उसके अंदर प्रेजेंट हैं। अब एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक यू हैव अल्केन्स। अल्केन्स क्या है? अल्केन्स आर जनरली नॉन पोलर, जैसा कि आपको पता है। इसको हम अपने एक सबसेक्शन हमारे पास जरूर आएगा इससे रिलेटेड भी, तो उसके अंदर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो अल्केन्स है वो नॉन पोलर है, और इसका जो फिजिकल स्टेट है वो किस पर डिपेंड करेगी? ऑफ कोर्सली फिजिकल स्टेट जो है इसकी डिपेंड ऑन लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो इसकी फिजिकल स्टेट बोले हम, या फिजिकली इसकी प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करती हैं आपके लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के ऊपर। यहाँ तक बात हो गई आपकी लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, सम अप होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट फोर्स जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले आप याद रख लो एक जनरल टर्म, FON, FON,
ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, रादर देन और कोई मॉलिक्यूल नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करे। क्यों? यही तीनों क्यों करते हैं? सिर्फ इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्लाउड्स एलिमेंट्स की वजह से, यानी इन तीनों की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो सबसे हायर है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा हायर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मॉलिक्यूल्स है जिनकी हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, तो वो ऑफ कोर्स भी आपके पास होती है इन तीनों मॉलिक्यूल्स की। कितनी है? एफ की, यानी फ्लोरीन की आपके पास है 4.6, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3.0। सबसे ज्यादा अगर बोल रहे हैं तो हमारे पास वो एफ की है, दैट इज फ्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन, देन आपके पास नाइट्रोजन। तो इन तीनों मॉलिक्यूल्स की सबसे ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दैट्स व्हाई सिर्फ यही तीनों मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर बॉन्डिंग कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। दूसरी बात, हमारे पास दूसरी शर्त क्या आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कि वहां पर जो हाइड्रोजन मौजूद होना चाहिए बॉन्डिंग के लिए वो आपके पास एक सफिशिएंट चार्ज उसके ऊपर मौजूद हो। उसके अंदर क्या मौजूद है? सफिशिएंट चार्ज कैरिड वो करे, चार्ज उसके ऊपर मौजूद है, दैट्स व्हाई वो बॉन्डिंग करेगा। तीसरी बात, उसके अंदर लोन पेयर होना चाहिए, मस्ट कंटेन लोन पेयर इन इट। उसके अंदर लोन पेयर मौजूद होना चाहिए। किसके अंदर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए किसी भी एलिमेंट में। और आपको पता है 3 एलिमेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, दैट इज 4। ठीक है, अब हम एक ड्रॉ करते हैं डायग्राम्स, फिर उससे समझते हैं। अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन के यानी फ्लोरीन जो सबसे ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसको कंसीडर करते हैं, दैट इज एच एफ। एच पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। अब फ्लोरीन के अंदर 1 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। क्या यहाँ पे टर्म्स पूरी हो गई? पहली बात, उसने हमें क्या बताई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कि यहाँ पर एस हो, ओ हो या एन हो, हमारे पास आ गया। दूसरी बात, एक हाइड्रोजन के ऊपर सफिशिएंट चार्ज क्रिएट होनी चाहिए, हो गई। तीसरी बात, उनके पास लोन पेयर होने चाहिए। तो आप देख सकते हो फ्लोरीन के पास कितने सारे लोन पेयर्स हैं, और आपको पता है कि लोन पेयर्स की वजह से ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। अब यहाँ पर अगर हम इनके बीच की फोर्स कैलकुलेट करना चाहें तो ये सबसे ज्यादा इसके दरमियान फोर्स मौजूद होती है, और वो दैट इज 40 किलो जूल पर मोल। 40 किलो जूल पर मोल इसके अंदर फोर्स मौजूद होती है। इसके अलावा अगर हम एक और एटम कंसीडर करें, लेट्स हैव एटम ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर। अब ऑक्सीजन का आपको पता है पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। अब यहाँ पर अगर आप लोन पेयर्स की बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर 4 लोन पेयर्स मौजूद हैं, समझ में आ गई। इसके बीच की एनर्जी कितनी होगी? दे कंटेन 25 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास और कौन है? अमोनिया, जिसके पास NH के पास 3 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, ये बन गया आपके पास एक अमोनिया का मॉलिक्यूल। अब यहाँ के पास एक अमोनिया, सॉरी यहाँ पर लोन पेयर्स भी है, नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर्स अभी भी रहते हैं। तो ये लोन पेयर्स एटम, अब इनकी एनर्जी अगर हम कैलकुलेट
कैलकुलेट करना चाहे तो इनके पास एनर्जी होती है 12 किलो जाउल पर मोल। आपने ये एनर्जी याद रखनी है। इट इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिकली जो लोन पेयर है आपको पता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। यही लोन पेयर्स की वजह से उनके अंदर बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, और यही मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्डिंग भी होती है। दूसरी बात, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। इन्हीं लोन पेयर ने डिसाइड करना है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल कौन सा होगा। जैसा कि हमने अपने वेस्पर थ्योरी में स्टडी किया हुआ है कि यही लोन पेयर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं शेप अकॉर्डिंग टू द वेस्पर। हमने वेस्पर थ्योरी के अंदर पढ़ा था कि यही शेप होते हैं, यही लोन पेयर्स हैं वो शेप करते हैं डिसाइड। और दूसरी बात, ये लोन पेयर्स हमारे पास कोऑर्डिनेटेड कोवैलेंट बॉन्डिंग में और कोवैलेंट बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तक बात हो गई इनकी। अब अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि देयर आर हाउ मेनी बॉन्ड्स प्रेजेंट इन फ्लोरीन, क्लोरीन जो है वो कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपने साथ कंटेन कर रहा है। तो अगर आप देखो एक यहाँ से हाफ यहाँ से, तो बेसिकली इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। अब अगर आप वाटर को देखो, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर एक 2 3, अगर यहाँ पर अपसाइड भी होता तो ये एक और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कंटेन करती है। यानी कि यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो हाफ 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 हाफ, 4 हाफ है इसके पास, यानी 4 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, ऑक्सीजन के अंदर स्पेशली 4 वो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, बट उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग अटैच कंटेन कर रही है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताएं किसके पास ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट मौजूद होगी, तो आपका आंसर क्या होगा। अब आप ऑप्शन लिख देते हैं यहाँ पर, ए HF, B HCl, कंसीडर कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, और आपके पास वो वाटर का मॉलिक्यूल दे रहा है और डी में आपके पास वो अमोनिया दे रहा है। बताएं किसके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा है। आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द हाइड्रोजन बॉइलिंग पॉइंट। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतनी स्ट्रॉन्ग उसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल विल आंसर दिस HF, बट दे आर थिंकिंग ऑन द रॉन्ग वे। वाई? अभी अभी तो हमने डिस्कस किया कि F के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और इनकी सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। एज यू कैन सी 40 जाउल और इसकी 25 जाउल किलो जाउल, तो वो 40 है तो उसको ज्यादा तोड़ने में डिफिकल्टी आएगी, बट यू आर थिंकिंग ऑन द रॉन्ग वे। वाई? क्लोरीन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसर्न है। अगर आप देखो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर आप इस 25 को डबल कर लो तो 50 किलो जाउल पर मोल हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये और वो 40 से ज्यादा है। तो द बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द वाटर। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आ गया होगा। अगर हम इसकी एस्थेटिक स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम इसकी एस्थेटिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे बड़ा जो आपके पास आ जाता है वो आता है HF, देन HCl, ठीक है। सॉरी आई एम थिंकिंग नो, ये साइन कुछ इस तरह बनेगा, देन HCl, फिर आपके पास आ जाता है HB, है ना, हाँ, और HB के बाद HBr के बाद आपके पास आ जाती है HI। तो ये रही आपके पास एस्थेटिक स्ट्रेंथ। और ये एस्थेटिक स्ट्रेंथ जो है वो HF के मॉलिक्यूल को सबसे ज्यादा क्यों मिली, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दिस मॉलिक्यूल। और जैसा कि आप जानते हो कि इट इज अ एस्थेटिक मॉलिक्यूल। इसके अलावा अगर हम एक लास्ट कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं,
आपने अक्सर ये होगा क्वेश्चन कुछ लोगों के, अगर आप एक अलग दुनिया में सोचो, अगर एक अलग ख्यालात के साथ सोचो कि आइस जो है वो भी तो वाटर के साथ बनी हुई है, बट वो वाटर के ऊपर फ्लोट क्यों करती है, वो वाटर के अंदर क्यों नहीं चली जाती? जब भी आप आइस को ऊपर रखोगे तो वाटर के ऊपर वो फ्लोट करती है, कभी भी वो उसके अंदर नहीं जाती। वाई? उसका भी रीजन है हमारे पास। तो बेसिकली उसका रीजन क्या है? अगर आप 25 डिग्री पर एक वाटर, समझ में आपके पास 25 डिग्री पर वाटर है, ठीक है, अब आपने उसको कंडेंस किया फ्रॉम 25 टू द 4, अब वो 25 से उसका टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हुआ, अब वो पहुंच चुका है 4 डिग्री तक। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? यहाँ पर वाटर जो है वो आपका कंप्रेस होगा, यहाँ आप बोल सकते हो कॉन्ट्रैक्ट होगा। इन केस अगर आप इसको मजीद इसका टेम्परेचर डिक्रीज करोगे टू द 0 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाई आर यू, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या होगा इसके साथ? बेसिकली यहाँ पर वाटर कॉन्ट्रैक्ट होने के बजाय वो वाटर अब एक्सपेंड होगा। अब वो एक्सपेंड क्यों हुआ? वो एक्सपेंड, जबकि उसको कॉन्ट्रैक्ट होना था। आपको पता है जब आप एक चीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही है उसको मजीद आप कंप्रेस करोगे तो वो और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती है, बट यहाँ पर वो 4 डिग्री के बाद एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंडेशन की उसकी जो रीजन क्या होगा? रीजन ये है कि जो वॉल्यूम है आपकी आइस का, अगर आप आइस की डेंसिटी देखो तो 0 डिग्री पे तो पता है कि वो आइस बन जाती है, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है 4 से, जब वो गिरती है 0 डिग्री सेल्सियस तक, वाटर का जो वॉल्यूम है वो आपके पास क्या होता है? इंक्रीज होता है फ्रॉम 4 टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज होगा? 9% तक वो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, यानी वो 9% एक्सपेंड होगा, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी, एंड डेंसिटी डिक्रीज 9%। 9% तक आपके पास वाटर की डेंसिटी वो डिक्रीज होती है। दैट्स वाई जो आइस है आपके पास, दैट्स वाई आइस फ्लोट ऑन। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड। अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुई, इंशाल्लाह हम इसको अब अपने नेक्स्ट सब सेक्शन में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और आई होप कि मैंने आपको अपनी पूरी जद्दोजहद से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा अब तक। तो अब अल्लाह हाफिज, अब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट सबसेक्शन में, और फिर हम उसी सबसेक्शन में इसी को कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।